निरंतर खड़े ही रहना है हमें तो। लेकिन दोस्त हम बदलाव लेके आएंगे, क्रांति लेके आएंगे। एक क्रांति रूस में बदलाव की हुई हुई, एक क्रांति आरडब्ल्यूए की तरफ से होगी, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। और वो लेके आएंगे हम। आप कोई भी परीक्षा देना, मैंने कहा कोई भी मतलब कोई भी। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था? कुंडली बनाते भैया मुंशी जी, मुंशी जी। हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? एकता का भाव किससे आता है? न्याय से नहीं भैया, बंधुत्व। हम और आप एक हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये क्या, हमारा भाईचारा है, बंधुत्व है ये हमारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है भारत किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो बाहरी नियंत्रण से हम मुक्त हैं, इसका मतलब ये पंथ निरपेक्ष हो गया, पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? कहाँ से ली गई है हमारी प्रस्तावना? ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, संविधान की जो तीसरी बैठक थी। आपको कहीं नोट कर लेना इस बात में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के संविधान को पढ़ेंगे तो आप एक बात जानेंगे, लिखिए। प्रस्तावना की जो भाषा है वो किससे मैच करती है हमारी? प्रस्तावना की भाषा ये हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके संविधान को पढ़ोगे वहां पर भी ऐसे ही मूल्यों की बात की गई है। कैसे मूल्यों की बात की गई है? जैसे भारत के संविधान में बात की गई है, गणतंत्र होने की बात की गई है। और प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? यानी लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल, ये लिख लीजिए इस बात को कहीं पर। प्रस्तावना का जो विचार है वो लिया गया है कहाँ से? यूएसए से, अमेरिका से, अमेरिकी संविधान से। मैं आपसे पूछूं, आपको वो भूले तो नहीं है संविधान सभा की कौन सी बैठक थी 13 को, जब लेके आए थे वो, क्या आपका उद्देश्य प्रस्ताव, नेहरू जी, याद है? क्या होगा थर्ड का भैया? सी होगा। थर्ड में क्या हो गया? अच्छा, पंथ निरपेक्ष बता दिया, बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, सॉरी ये बात थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। पंथ निरपेक्ष मतलब कोई राजकीय धर्म नहीं है हमारा, कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत के संविधान का प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रस्तावना में स्थिति की समानता और अवसर की समानता का उल्लेख है। अभिव्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता मूल प्रस्तावना में निहित नहीं थी, तो अखंडता शब्द तो बाद में जोड़ा गया। तो ये तो बात सही कह रहे हैं ये। और प्रस्तावना में साथ ही आपकी इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को बताया गया है। हाँ जी, तो एक और दो दोनों हो जाएंगे, एक और दो दो दोनों हो जाएंगे। सीडीएस का इतना अच्छा क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है? अब क्रम बड़े ध्यान से पढ़ा होगा तो ही बता पाएंगे, बताओ भाई। तो सबसे पहले संप्रभु की बात की थी हमने, फिर समाजवादी को हमने समझा था, फिर पंथ निरपेक्ष को हमने समझा था, फिर हमने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को समझा था, लोकतांत्रिक गणराज्य को समझा था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? ये तो बहुत छोटी सी बात हो जाएगी। क्या साम्यवाद, अब समझ गए ना, साम्यवाद या मार्क्सी विचारधारा क्या थी? तो क्या साम्यवाद भारत में है? नहीं भैया, हम तो शांतिपूर्वक चीजों को कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो समाजवाद शब्द है, लोकतंत्र है, पंथ निरपेक्ष है, संघवाद, फेडरलिज्म नहीं है संघ इसमें। संविधान की प्रस्तावना की कानूनी या वैधानिक प्रकृति क्या है? कानूनी या वैधानिक प्रकृति, यह परिवर्तनीय है? यह परिवर्तनीय नहीं है, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था भैया? 1976 में। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रस्तावना में मूल रूप से पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द नहीं था, ये बात कर रहे हैं। ये तो था भैया, ये तो शब्द, शब्द नहीं, अच्छा नहीं था, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पंथनिरपेक्ष को तो बाद में जोड़ा ना हमने। प्रस्तावना में संविधान की मूल संरचना निहित है, ये बात भी सही है। प्रस्तावना अपने पास किसी अपने आप किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि जहां भाषा अस्पष्ट है वह संविधान के विधिक निर्वचन के सहायक में प्रस्तावना पर विचार नहीं किया जा सकता, ये बात गलत कर दी इसने, यही सही नहीं है। क्योंकि भाई
मैंने क्या बताया कि प्रस्तावना लिखी ही इस बात को गई है कि संविधान के मूल्य समझ में आ सकें, और जहां संविधान की भाषा स्पष्ट हो जाए वहां पर प्रस्तावना को ध्यान में रखा जाए कि भैया अगर न्याय देना था तो कैसा न्याय था, समानता थी तो कैसी समानता की बात हमने की है। तो ये नहीं शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहा है, यानी विचार किया जा सकता है, इसीलिए तो प्रस्तावना लिखी गई है। यूपीएससी का थोड़ा टफ पूछेगा। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, अंग नहीं है? तो ये किसमें माना था? बेरूबाड़ी संघ मामले में। किसमें? बेरूबाड़ी संघ मामले में। AK गोपालन मामला जो है ना, ये इसके लिए एक छोटा सा मामला और लिख लो, मदन गोपाल केस। गोपाल से याद आता है मुझको, नोट बनाओ, मदन गोपाल केस 1957। इसमें क्या कहा गया था? इसी में कहा गया था कि जो प्रस्तावना है ना वो परिवर्तनीय नहीं है, प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है। जो आपका क्या बोलेंगे, प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल, ये किस केस में कहा गया है? मदन गोपाल केस में कहा गया है 1957 में। 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया, मतलब पिछले फैसले को सुधारा और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? बताएंगे जी, किसमें कहा प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। भारत के आपका सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में परिकल्पना की है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है? ये किस बात में कहा गया था? देखो कितना जटिल प्रश्न बन जाएगा अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। अब दिमाग की कुंजी व्यक्ति तो सब जानते हैं, लेकिन पूछ रहा किस मामले में। ना तो आपसे ये पूछ रहा है कि अंग है या नहीं है, तो आप कहेंगे कुंजी, की और लॉक अलग अलग बताया गया, यानी कि प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया। और प्रस्तावना को अंग किस में नहीं माना गया है बताएं एक बार? बेरुवाड़ी मामले में, केशवानंद इसमें तो माना गया, तो आप कहेंगे भैया बेरुवाड़ी मामले में। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म दल की संज्ञा दी है? सूक्ष्म दल किसने कहा था कि भाई सब लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जो आलोचना की गई? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। किसने? ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है। 1832 में समाजवाद शब्द पहली बार, ये अच्छा प्रश्न है, ये मेरे आपके लिए इसलिए लेके आया क्योंकि इसका जर्नल हमारे सिलेबस से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो समाजवाद शब्द है पहली बार एक फ्रांसीसी पत्रिका में छपा था और उस फ्रांसीसी पत्रिका का नाम था ले ग्लोब, इसको भी याद रखेंगे। भारतीय लोकतंत्र प्रणाली कैसी है? इनमें से कोई नहीं। सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप है क्या? हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंटियल फॉर्म है। प्रकृति में बहुदलीय, क्या हमारे यहाँ मल्टी पार्टी होती है? जी भैया। और साथ में हमारा लोकतंत्र कैसा है? संसदीय लोकतंत्र है। कैसा है? उपदलीय, सब पार्टी थोड़ी ना होती है हमारे यहाँ, मल्टी पार्टी होती है, बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं और संसदीय लोकतंत्र होगा। ठीक है। भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से उधार लिए गए हैं? न्याय के आदर्श, जो न्याय की बात थी तो रूसी की क्रांति से लिया था, तो बोलेंगे यूएसएसआर, हालांकि उसके बाद बना था। एग्जामिनर को लिखना चाहिए यहाँ पर रूसी क्रांति, अभी पूछा 2024 में। निम्नलिखित में से किसे पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार संविधान की आत्मा माना गया है? तो ठाकुरदास भार्गव ने किसको संविधान की आत्मा माना है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को। प्रसिद्ध पुस्तक वी द पीपल किसने लिखी है? नाना पालकीवाला, जो एक एडवोकेट थे जिन्होंने संविधान सभा का परिचय पत्र कहा प्रस्तावना को। प्रसिद्ध प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करूंगा कक्षा में हमारी जो ऊर्जा या हमने जो समझने पर आपका ध्यान दिया होगा, आज के बाद आप भारत के सिर्फ प्रस्तावना आपने नहीं पढ़ी, भारत के संविधान के क्या मूल्य हैं उन सबको आपने समझा है और बहुत विस्तार से समझा है। लिखना ना भूलें कक्षा आपको कैसी लगी, और साथ ही रिवाइज करते रहिए। अब मिलेंगे सोमवार को। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बहुत सारा प्यार।